मस्त है एंड सुबह से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को एंड इस चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे जो कि चल रहा है कोशिका जीवन की इकाई। लेक्चर नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं गाइज यहाँ पे एंड अभी तक हमने बहुत सारी चीजें जो है इस चैप्टर में जानी है। जैसे कि सबसे पहले बेटा मैं अगर बात करती हूँ, मैंने आपको यही बताया था कि आखिर कोशिका होती क्या है। फिर बेटा मैंने आपको बताया कि आखिर कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, इस चैप्टर को अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ये लंबा जा सकता है आपका, ठीक है, 8 से 9 लेक्चर में जाएगा क्योंकि टॉपिक को अच्छे से समझ के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चीजें क्लियर होंगी तो बहुत सही है। जो छोटे चैप्टर होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बोल देती कि बेटा छोटे चैप्टर हैं एंड जहाँ पे अगर मैं बात करूं कि बड़े चैप्टर हैं जहाँ पे नीड है ज्यादा लेक्चर में तो हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था बेटा L1 में। देन जब आया आपका L2 तो L2 में मैंने आपको क्या बताया कि आखिर कोशिका के प्रकार क्या हैं। ठीक, क्या बताया कि कोशिका के प्रकार क्या है, जहां पे बेसिकली बेटा मैंने आपको बहुत बेसिक अंतर बताए किस किस के। मैंने बताया कि कोशिका 2 तरीके से होती है। एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और एक होती है बेटा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ओके है। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूं आगे पॉइंट की, तो उससे पहले एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बेटा जो थी ये कैसे थी, अविकसित कोशिका थी। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कैसी थी भाई, विकसित कोशिका। यही पॉइंट मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर एक ऐसी कोशिका थी जो अविकसित है और एक ऐसी थी जो विकसित है। क्लियर है, क्लियर, आगे देखो। उदाहरण इसके मैंने क्या बताया था आपको, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ये सारी चीजें बताई थी। जबकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी पादप होते हैं, जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं, ठीक, वो सभी के सभी आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जाना फिर यहाँ पे कोशिकांगों के बारे में। केंद्रक यहाँ मिल आपका, यानी कि अगर हम बात करें केंद्रक के मिलने की तो यहाँ तो मिल नहीं रहा था जबकि यहाँ मिल रहा था, और अगर गलती से पाया भी गया तो वो काम करेगा ना करे, यानी कि उसका होना ना होना बराबर होता है। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इनमें सारे कोशिकांग नहीं मिलते, जबकि सारे के सारे जो बेटा कोशिकांग होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में। यहाँ सिर्फ एक कोशिकांग पाया जाता है जो कि राइबोसोम होता है, वो भी 70S, जबकि यूकैरियोटिक में आपके 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे एंड ये हो चुका है L1 में, ये हो चुका है L2 में। और जैसे कि मैंने बोला है बेसिक हर बच्चे का क्लियर होना चाहिए। जो बच्चा बात मानता हुआ चलेगा बेटा, है ना, उसको कुछ भी डाउट नहीं बचने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक भी किसी भी चैप्टर का एक लेक्चर मिस किया सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो प्लीज मिस मत करना। जिन बच्चों का बैकलॉग बढ़ जाता है तो प्लीज वो बच्चे कोशिश करें उस बैकलॉग को कवर करने की। कि काफी बच्चे भाई जब भी सेशंस वगैरह होते हैं बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम बैकलॉग इतना ज्यादा बढ़ गया, उसको कैसे कवर करें। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, बैकलॉग सबसे पहली चीज बनने मत दो, और अगर आपका बन भी जाता है बाई चांस किसी रीजन की वजह से तबियत खराब हो जाती है, कुछ कारण बन जाता है, तो जितना पॉसिबल हो पाए, है ना, क्या करना है आपको, उसको कवर करना है। कैसे कि भाई अभी जो आपको पता है कि आपको शाम में क्लासेस चल रही है, मॉर्निंग में क्लासेस चल रही हैं, जिस टाइम क्लासेस नहीं चल रही हैं, है ना, उस टाइम क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपनी क्लासेस खोल के बैठ जाओ, पढ़ो। कि भाई लास्ट लेक्चर मेरा रह गया था, और आपको एक चीज बता दो, आपने L1 देखा, L2 नहीं देखा, L3 देखा डायरेक्ट, तो कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आपका पीछे का क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़ना, क्योंकि समझ नहीं आती चीजें, फिर बच्चे बोलते हैं अरे बहुत भाग रहा है, समझ नहीं आ रहा। 10 बहाने बच्चे अपने पास बना लेते हैं दूसरे के ऊपर थोपने के लिए, लेकिन कभी बच्चा अपनी गलती नहीं देखता है। ठीक है,
तो आपको बस कुछ नहीं करना है यार, है ना, आपको बस समझना है कि क्या किस चैप्टर में चीजें बोली गई हैं, ये सब चीजें हैं एंड उसको आपको क्या करना है, समझना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? चलिए बढ़े आगे। ये इतना पढ़ा दिया है मैंने, इसको नोट डाउन कर लो क्या क्या हो चुका है। ठीक है, हो गया। और लिखते चला करो कि लास्ट लेक्चर में क्या होता है, आपके फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ है। अब आ जाओ सीधा कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा कोशिका झिल्ली को और होगी आपकी क्विज। देखो सबसे पहली चीज, इस चीज को समझ लो, ये जो संरचना बनाई क्या, ये 10 बार जब तक हमारा कोशिका वाला चैप्टर चलेगा, इस संरचना को आप बार बार बनते हुए देखेंगे। क्लियर है बेटा? क्या देखेंगे? आप बार बार बनते हुए देखेंगे। एंड ये जो आपका यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कोशिका का, ये है आपका प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ यहाँ पर ये है आपका क्या, कोशिका द्रव्य। अब बेटा कोशिका जान चुके हो, खोज जान चुके हो, उसके साथ साथ आप सारी की सारी चीजें जान चुके हैं कि आखिर कौन सा क्या क्या पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये वाला जो हमारा पार्ट आता है केंद्र की, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको हमें पढ़ना है भैया इसका क्या रोल है। कोशिका झिल्ली जो होती है बेटा, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखें जब आप इसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं बेटा, तो आप इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एंड साथ ही साथ जब आप इसको कोशिका झिल्ली बोलेंगे तो बेटा आप इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ओके है? क्लियर है बेटा यहाँ तक ये चीज? अब ध्यान से देखें, बेसिकली कोशिका झिल्ली जो होती है इसको बोला जाता है कोशिका का आवरण। ठीक है, आवरण का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज को ढक लेना, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस कोशिका की, भाई आपको पता है कोशिका क्या खोज किसने करी है, क्या के प्रकार थे। अब हमें संरचना को जानना है। बेसिकली ये जो आप संरचना देखते हो, एक एक चीज को पढ़ोगे क्या है ना, किस तरीके से बनी है, हर एक का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ, ये जो संरचना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो ये प्लाज्मा झिल्ली है क्या है, देखो ये मैंने सर्कल बनाया, मैंने बोला ये प्लाज्मा झिल्ली और मैंने बोला कोशिका का आवरण है। मैंने बोला यहाँ पर केंद्र के या कोशिका या कोशिकांग भी होंगे। तो इसने क्या करा, इस प्लाज्मा झिल्ली ने ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, आवरण एक तरीके से खोल है, बचा रखा है। किसको बचाया हुआ है भाई, उस कोशिका को। सिंपल सी बात, ठीक है, किसको बचाया हुआ है, उस कोशिका को बचाया हुआ है उसने। एंड इसीलिए हमने इसको बोला है कि ये क्या है, कोशिका का आवरण। ठीक, अब यहाँ पे ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड, ठीक है, तथा प्रोटीन की बनी होती है। ओके, क्लियर है? तो बेटा प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी है, लिपिड
और प्रोटीन की, जिसमें सबसे जो आपका लिपिड होता है इंपॉर्टेंट वो होता है कौन सा, उसमें भी किसकी, फॉस्फोलिपिड की। क्लियर है, ओके है बेटा यहाँ तक चीजें। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी है, मैंने बोला बेटा वो लिपिड और प्रोटीन की बनी है। अब ये करती क्या है बात यहाँ पर, जिसमें मुख्य लिपिड कौन सा, फॉस्फोलिपिड, याद रखना, लिख देती हूँ। एक एक पॉइंट समझ के चलना, वरना लेक्चर में आगे समझ नहीं आएगा कुछ भी जब कोशिकांग पढ़ोगे। अब आप एक डायग्राम देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ से कुछ चीजें उधर जा रही हैं, जा रही है नहीं जा रही है। यहाँ पे ब्लू कलर की भी संरचना है, ये येलो कलर का बना हुआ है, अलग अलग चीजें, एक पर्पल कलर सा बना हुआ है। आपने सबने एक चीज देखा है, रसगुल्ला। आप बोले हम कैसी बात कर रहे हो, देखो दो तरीके से होते हैं, सफेद जिसको रसगुल्ला कहते हैं, काले को गुलाब जामुन कहते हैं, बट मैं दोनों को रसगुल्ला कहती हूँ। ठीक है ठीक है, तो जो काला वाला होता है रसगुल्ला, या फिर कोई भी रसगुल्ला मान लो यार, आप शादी में गए, आपने क्या किया भाई, वहां पर आप जब शादी में गए तो वो जो प्लेट होती है, वो जो आपका कटोरा होता है, रसगुल्ला होता है भाई, किसके अंदर होता है बताइए, किसके अंदर होता है बेटा, चाशनी के अंदर होता है बेसिकली, है ना, किसके अंदर होता है, चाशनी के अंदर होता है। तो वहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसा होता है ना कि आधा तो डूबा होता है, लेकिन आधा ऊपर से क्या होता है, वो बचा हुआ होता है, यही होता है, बताओ यही होता है ना। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से उस जो चाशनी है उसके अंदर आधा रसगुल्ला डूबा है, आधा ऊपर की तरफ है, वैसे ही क्या होता है मेरे बच्चे, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है आपका कि जो प्रोटीन होती है वो लिपिड में कुछ इस तरीके से ही धसी होती है, जैसे वो रसगुल्ला चाशनी में है तो आधा अंदर आधा बाहर, वैसे ही यहाँ पर प्रोटीन और जो लिपिड होते हैं वो कुछ इस तरीके से ही पाए जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले पॉइंट की। ठीक है, कि हम बात कर रहे थे कि भाई ठीक है, लिपिड और प्रोटीन हमने देखा भाई यहाँ पे कर रहे थे, यानी कि भाई ये अणु जा रहे थे, तो ये थे कोशिका। मैंने बोला यहाँ पर ये वाले भी हैं अणु, यहाँ पर ये भी हैं, और मैंने बोला यहाँ पर ये भी है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला बेटा ये जो तीनों हैं, ठीक है, तीनों को इसके अंदर जाना था। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये प्लाज्मा झिल्ली है एक, जिसमें ये यहाँ पे अगर हम बात करें लिपिड है, ये प्रोटीन इसमें धसी हुई है। जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और जो आपका प्रोटीन होता है वो लिपिड में धसी होती है। जैसे चाशनी का जो कटोरा है उसके अंदर, यानी कटोरा जो है उसमें चाशनी और रसगुल्ला आधा डूबा आधा बाहर, वैसे ही ये प्रोटीन धसी होती है इसमें, है ना। अब मैंने बोला बेटा कुछ चीजें बाहर जा रही हैं उधर से, मैंने बोला इसने क्या किया, इस ये जो आवरण है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, इसने सिर्फ इन येलो वालों को अंदर आने दिया भाई, इनमें से किसी को आने ही नहीं दिया। यानी कि भाई ये क्या कर, सबसे पहली चीज याद रखेंगे कि कोशिका का आवरण है, जिसकी वजह से बेटा जो पदार्थ होते हैं वो अंदर और बाहर की तरफ जाते हैं। क्लियर है, ओके है। अब आगे की बात करते हैं। यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूं, ये जो अणु अंदर जा रहे हैं, क्लियर है, यहाँ पे ये वाले, इन्होंने इसको क्यों नहीं जाने दिया। ये जो मेम्ब्रेन है ये आखिर क्या है भाई, झिल्ली क्या होती है। अब ध्यान से सुनना, झिल्ली बेटा 4 प्रकार से होती है। ठीक है, हर एक का मतलब पता होना चाहिए। पहली होती है बेटा पारगम्य, ठीक है। सेकंड होती है बेटा अपारगम्य, ओके। नंबर 3 होती है बेटा आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। एंड एक होती है आपकी चयनात्मक, ठीक है, या वर्णात्मक
चयनात्मक या वर्णात्मक, ये चार तरीके से होती है। देखो पारगम्य का मतलब क्या होता है, मैंने बोला बेटा यहां पर ये कोशिका है, इस पदार्थ को इसके अंदर जाना था, मैंने बोला ये तीन थे और तीनों को इसके अंदर जाना था, ये झिल्ली है, ठीक, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये जो झिल्ली है इसने क्या करा, इन तीनों को अंदर आने की परमिशन दे दी, किसी को भी नहीं रोका। तो क्या मतलब हुआ, पारगम्य का मतलब क्या हुआ, पारगम्य का मतलब होता है कि जिसके आर पार जाया जा सके, ठीक है। तो जिसके आर पार जाया जा सकता है, यानी कि पारगम्य झिल्ली क्या है, जो अपने से आर पार बेटा सभी को जाने देती है। आपने देखा जब आप एग्जाम देने जाते हो, अक्सर वहां पे जो एग्जामिनर होते हैं वो बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट किट लेकर आएं जिसके आर पार देखा जा सके, क्योंकि उनसे उन्हें चेकिंग करने में आसानी हो जाती है, उन्हें दिख जाता है कि अंदर कोई नकल के लिए सामान तो नहीं रखा। वैसे ही पारगम्य क्या है कि भाई जिसके आर पार जाया जा सके, यानी कि किसी को अणु को नहीं रोकती। अपारगम्य क्या है कि भाई यहां पर ये एक झिल्ली थी और इसने किसी को भी नहीं अंदर जाने दिया, इसने एक भी चीज को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने नहीं दिया। क्लियर है, ओके है, क्लियर है। ओके है, तो भाई इसने क्या किया, इसने तो किसी को भी अपने से आर पार जाने नहीं दिया, यानी कि ये क्या है, अपारगम्य, यानी कि जो अपने में से किसी को भी आर पार जाने ना दे वो क्या है, अपारगम्य है। क्लियर है, चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है। चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होती है, और ये बची है यहाँ पे अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब इस पॉइंट को समझने के लिए तुम्हें एक पॉइंट और समझना होगा। ये है एक बर्तन, ठीक है, मैंने बोला बेटा इसमें ये है यहां पर आपका जल, ठीक है, मैंने बोला ये जल क्या है, विलायक। यहाँ पे थोड़ी केमिस्ट्री मिक्स होगी अब, ठीक है, तो समझना होगा। अब वहीं पे मैंने क्या किया भाई, इसके अंदर ना है ना कुछ चीज मिलाई, है ना। तो आप सोचो आपके पास एक गिलास पानी है, उस जो ग्लास है इसके अंदर पानी है, उस ग्लास वाले पानी के अंदर, उस पानी वाले ग्लास के अंदर आपने क्या किया, एक चम्मच रेत को मिलाया, चलो भाई मिला दिया, ये है मैंने कहा रेत, यानी कि भाई ये जो रेत है मैंने इसको बोला विलय। विलय क्या होता है, यानी कि जो चीज मिलाई जाती है, जैसे पानी के अंदर मैंने चीनी मिलाई तो चीनी क्या है, विलय है। मैंने उसके अंदर नमक मिलाया, नमक क्या है, विलय। मैंने रेत मिलाया, मैंने रेत क्या है, विलय है। तो कहने का मतलब क्या है, जो चीज मिलाई जाती है वो होता है विलय, और जिसमें मिलाई जाती है वो होता है विलायक। क्लियर। अब एक चीज का ध्यान रखना, विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, मैंने ली एक चम्मच, ठीक है, मैंने इसको घोल दिया। मैंने कहा भाई एक गिलास पानी था आपके पास, उसमें आपने क्या किया, वहां पे चीनी को मिलाया, नमक को या रेत को, किसी भी चीज को मिलाया, इन तीनों में से एक को आपने घोल दिया उसको तेजी से। आपने इसको क्या करा, यहाँ पे ऐसे घोल दिया, चम्मच डाली और घोल दिया फटाफट, पूरा मिक्स हो गया। वैसे ही अब याद रखना कि विलायक था, विलय था, जो मिलाया, और जब उनको मिक्स कर दिया वो पूरा मिक्स हो चुका है, अब ये कहलाया जाएगा हमारा विलयन, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि इसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या करती है बेटा, ये सिर्फ किसको, जल के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती है। मैंने बोला बेटा ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये है जल के अणु,
ठीक है, ये है किसी और पदार्थ के अणु, लेकिन इस अर्धपारगम्य झिल्ली ने क्या किया, इस अर्धपारगम्य झिल्ली ने सिर्फ जल के अणुओं को अंदर जाने की परमिशन दी और किसी को जाने की परमिशन उसने दी ही नहीं। ठीक है, यानी क्या भाई, उसने किसी और को अंदर जाने की परमिशन दी ही नहीं। तो यहां पर ये जो झिल्ली थी, ठीक है, ये जो बेटा यहाँ पर झिल्ली थी, अब क्या कहलाई गई, अर्धपारगम्य झिल्ली। और इसने क्या किया, सिर्फ आपके जल के अणुओं को आर पार जाने दिया। क्लियर है? ओके है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बना बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ आगे की तरफ। लास्ट बचा चयनात्मक या वर्णात्मक। चयनात्मक यानी कि चयन करेगा वो, है ना। वर्णात्मक का मतलब ही यही हुआ। अब यहाँ पर ये थी, ठीक है, यहाँ पर ये सारे के सारे अणु थे, लेकिन इसने सिर्फ इन वाले अणुओं को जाने दिया, सिर्फ इसको, और बाकी को जाने की अनुमति इसने दी ही नहीं। ठीक है, अब सोचिए बेटा, यहाँ पर ये जो झिल्ली है, मैंने बोला बेटा ये है आपकी चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, और ये जो झिल्ली होती है सभी को अपने से आर पार, यानी कि सभी पदार्थों को, सभी अणुओं को अपने में से आर पार जाने नहीं देती। ठीक है, क्या करती है भाई ये, बताइए क्या करती है भाई, ये क्या करती है, एक्चुअली सिर्फ कुछ ही पदार्थों को क्या करती है, अपने से आर पार जाने देगी। ठीक, तो ऐसी जो झिल्ली होती है जो सभी पदार्थों को ना भेजे, केवल कुछ ही पदार्थों को उस कोशिका के अंदर भी जाने दे और बाहर भी जाने दे। ठीक है, अंदर जाने दे रही है ना, सभी को कोशिका से बाहर जाने दे रही है। ठीक है, तो ऐसी जो झिल्ली होती है वो क्या कहलाई जाती है, बताइए क्या कहलाई जाएगी, चयनात्मक या वर्णात्मक। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि बेटा जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है ये कैसी होती है, चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, क्योंकि ना ही ये सभी पदार्थों को अंदर आने देती है ना सभी को बाहर जाने देती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है आपका चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो समझ आया कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है, किससे बनी होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसका काम क्या है और कितने प्रकार की झिल्ली होती है, विलय, विलायक और विलयन क्या होता है। अब यहाँ पर ये जब आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, दो टर्म आते हैं, एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। आपकी एनसीईआरटी में प्लाज्मा झिल्ली में कुछ और पॉइंट्स भी लिखे गए हैं कि भाई सिंगर एंड निकोलसन थे, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आके एक मॉडल प्रस्तुत किया, ये वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने आपको पहले बोला है कि सारे पॉइंट्स कवर करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेसिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले भाई हमें बेसिक को क्लियर करना है। क्यों, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर बेटा कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले चीज जो आपके एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने बोला है कि कोशिकांगों पढ़ाने से पहले जो जीव द्रव्य के सारे पॉइंट्स में कवर करूंगे, चाहे वो कोशिका के प्रकार के हो, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी तो समझ आएंगे, है ना। प्लाज्मा झिल्ली, क्योंकि यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन आपका एक वर्ड दिया हुआ है कहाँ पे, एनसीईआरटी में, और वो तभी समझ आएगा जब ये वाला टॉपिक जो है विसरण और जो ये आपका यहाँ पे परासरण है, जब आपको ये समझ आ जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, इनको ध्यान से समझना वरना सर के ऊपर से चले जाएंगे। ठीक है, चलो ये दोनों पॉइंट को समझेंगे, पहले विसरण को देखेंगे देन परासरण पे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज विसरण की बात करते हैं। बेटा विसरण जो होता है ये मुख्य तौर पर किसमें होता है, गैसों में। ऐसा नहीं है जल वगैरह में नहीं होगा, होगा सब में, लेकिन गैसों में मुख्य तौर पर होता है। विसरण का बेटा बहुत ही आम भाषा में मतलब होता है फैलाव। ठीक है, अब अगर
आपसे बात करूं भाई, फैलाव कैसा? अच्छा, आपने देखा है घर में अगर गलती से सिलेंडर लीक हो रहा होता है तो आपको पता लग जाता है कि भाई स्मेल आना शुरू हो जाता है, कहते कि अरे यार ये स्मेल कहाँ से आ रही है। ठीक है, क्या बोलते हैं आप कि स्मेल कहाँ से आ रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि भाई पूरे में कोई स्मेल सी बदबू सी फैली हुई है ना। अब वहीं पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, वो आपको पता कैसे लगा? तो धीरे धीरे वो स्मेल फैलना शुरू होती है, पहले किचन में होती है, धीरे धीरे वो सब जगह फैल जाती है। वो क्या हो कि गैस के अणु सब जगह फैल चुके। क्या था? विसरण। मैंने बोला स्कूल में जब आप होते हैं कभी बेटा, क्या होता है कि जब हम इंक के साथ खेलने की कोशिश करते हैं तो आप पेन जो होता है कभी कभी हल्की सी इंक मुंह में लगती है, पूरे मुंह में फैल जाती है। आपके एक बार हाथ पे गिरी तो पूरे हाथ पे फैल जाएगी, और जब कुल्ला करने जाओगे तो भाई वो पानी ऐसा नीला नीला बहता है या काला काला बहता है, इंक के साथ पूरा एकदम फैल जाता है। क्या था? विसरण। तो विसरण का मतलब क्या है? फैलाव। आप हल्की सी इंक को भी पानी में डालते हो, एकदम से फैल जाती है। नील होता है जो कपड़ों में लगाया जाता था पहले, तो भाई उसको आप हल्का सा पानी में ऐसे छिड़कोगे वो एकदम फैल जाता है। वो क्या है? फैलाव, विसरण। तो मुख्य तौर पर जो होता है बेसिकली बेटा ये गैसों में होता है। ठीक है, इसकी वजह से ठीक है, जो पौधे होते हैं, ठीक, आपने देखा मैंने एक पॉइंट बताया था कि विसरण की क्रिया के जरिए वो गैसों का आदान प्रदान करते। तो क्या है गैसों में मुख्य तौर पर क्या हो रहा है? विसरण, जिसका मतलब ही है फैलाव। फटाफट से पॉइंट को नोट डाउन करो। यहां से यहां तक का तुम्हें पॉइंट नोट डाउन करने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो देखे हैं ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। विसरण यहां खत्म नहीं होता है, याद रखना कि ये जो होता है बेटा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, और यहां पर सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे सब बच्चे कि विसरण की क्रिया में विसरण की क्रिया में हमें किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने की विसरण की जो क्रिया होती है उसमें किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। अब आया भैया परासरण, और जिस बच्चे को यहां पर जब मैंने ये वाला पॉइंट समझाया था अगर ये क्लियर नहीं है तो याद रखना तुम्हें परासरण में दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई आ जाओ वापस से बना लो। मैंने बताया यहाँ पे ये क्या है, अब ये झिल्ली है और ये सिर्फ जल के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती है। बताओ वो कौन सी झिल्ली है जल्दी से। अभी मैंने आपको 4 झिल्ली पढ़ाई है, तो जो जल के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती है बेसिकली बेटा वो जो होती है वो हमारी कहलाई जाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ओके है। अब ध्यान से देखो यहां पर भी पानी, ठीक, मैंने बोला यहां पर भी पानी है। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने बोला जल। मैंने कहा बताओ ये क्या होगा, इसमें जब कोई चीज मिलाई जाएगी, मैंने कहा जिसके अंदर मिलाई जा रही है, जब थोड़ी देर पहले ही बताया था वो क्या कहलाया जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा भाई, वो हो जाता है हमारा विलायक। क्लियर है।
आगे की बात करते हैं। यहाँ पे विलायक हो चुका है आपका। अब मैंने बोला, मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर क्या मिलाया, कुछ मिलाया पदार्थ। मैंने बोला भाई मैंने चीनी मिला दी। ठीक है, ये मिला दी। ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, समझने के लिए बना रही हूँ आपकी कुछ चीज। ठीक है, मैंने यहां पर भी भाई मिलाया कुछ इसमें। ठीक है, ये जो पदार्थ है, जो चीज मिलाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, विलय। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि चाशनी जो होती है बेटा, बेसिकली वो जो गाढ़ी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी? बताइए बेटा। हाँ जी बेटा बताओ, चाशनी गाढ़ी कौन सी बनती है? भाई घर में सबके कभी ना कभी तो मिठाइयां बनी होंगी ना, है ना? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा बेटा चाशनी गाढ़ी कौन सी बनेगी, बताओ। अब इसको हमने थोड़ा पकाया है, भाई यहाँ पे पानी कम है और चीनी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पानी भी ज्यादा है और चीनी भी कम है, तो चाशनी गाढ़ी कौन सी बनेगी? भाई ये वाली बनेगी ना, वैसे ही। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई परासरण कहां से हो रहा है, तो याद रखना ये भी कहां से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, क्लियर है बेटा? कहां से हुआ? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ बेटा चलो यहां से यहां की तरफ हुआ, ठीक है, कहां से? यहां से ये यहां की तरफ हो रहा है, तो अब बताओ उच्च सांद्रता, ज्यादा मात्रा किधर है? भाई विलायक कहां है? उधर ज्यादा है, तो ये कहां आएगा? भाई ये धीरे धीरे विलायक इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने देखा कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है, और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगी? सिर्फ जल के अणुओं को जाने देगी। जल की मात्रा किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है, यानी कि ये कहां आना शुरू हो जाएंगे? धीरे धीरे इधर आना शुरू हो जाएंगे। और जल के अणुओं की गति क्या कहलाई जाती है? परासरण। तो बेसिकली ये जो होता है किसमें होता है? जल के अणुओं की गति है। एंड साथ ही साथ याद रखना विसरण में हमें किसी प्रकार की नहीं थी, ठीक है, जबकि परासरण में ठीक है क्या होती है? झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कौन सी झिल्ली ये भी आपको पता है। कहीं कहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर किताब में कुछ अलग अलग तरीके से पॉइंट बना के लिखे हैं, तो उन पॉइंट्स पे ना जाएं, एक बार इस पॉइंट्स को देख लें, क्योंकि किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, किसी किताब में कहीं लिखा हुआ है। तो सही जो पॉइंट है वो ये है कि परासरण की क्रिया में हमें जिस झिल्ली की आवश्यकता होती है वो होती है कौन सी? आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। आपकी झिल्ली। फटाफट से यहां से इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो। हुआ? जल्दी से गाइस, फटाफट। नेक्स्ट, ये डायग्राम को एज इट इज अपनी कॉपी में बना लेना ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो कि आखिर कहां पे क्या लिखना है। एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझ के चलेंगे। वापस बोल रही हूं, हुआ?
नेक्स्ट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, विसरण की क्रिया, इसमें झिल्ली की आवश्यकता नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, परासरण, ये डायग्राम भी अपने कॉपी बना लीजिएगा। हुआ? ठीक है, ये थे आपके इसके सारे के सारे पॉइंट्स। अब प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बेटा जितने भी जो इसके बेसिक पॉइंट थे वो तो आपने सारे जाने कि आखिर है क्या, बनी किसकी है, ठीक, झिल्ली क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सब कुछ डिटेल में जाना। ठीक है, आपने साथ साथ ये जाना कि आखिर विसरण और परासरण क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला कोशिका पे कई प्रकार के कुछ पॉइंट्स बचे हैं, क्योंकि ये मैं आपको तीनों के एक साथ ही बताऊंगी कौन से क्या पॉइंट्स हैं। एंड साथ ही साथ याद रखना कि यहाँ पर की कोशिकांग से पहले जाने, क्योंकि इसके बाद हम केंद्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अगर मैं बात करती हूँ जीव द्रव्य की, तो हमने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा है अभी, और फिर हम पढ़ेंगे इस केंद्र के बारे में जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ द्रव्य कोशिकांग की, तो उनसे पहले इन दोनों के और प्लस आपके कोशिका के प्रकार वाले के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम अपना कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो अब आ जाते हैं सीधा क्विज पे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके सामने, बताइए अच्छा कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है क्या? बताइए बेटा कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जल्दी से, जल्दी बेटा, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाया जाएगा? नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है बेटा किसकी? जल्दी से बताएं किसकी बनी होती है? चलो देखिए यहाँ पे आंसर, आई थिंक इतना टाइम तो यार काफी है। सबसे पहली चीज गाइज यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया था कि भाई कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो बेटा एक जो कोशिका है उसमें सबसे बाहरी आवरण क्या था? कोशिका झिल्ली, जिसको हमने प्लाज्मा झिल्ली भी कहा है। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? तो बेटा प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है बेटा वो बनी होती है लिपिड तथा आपके प्रोटीन की। ओके, यानी कि भाई आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमने सारी चीजें देख ली है बेटा, क्विज के दोनों क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। अब बचा है क्या हमारा इसमें, अब हमें पढ़ना है केंद्रक के बारे में। तो बेटा नेक्स्ट क्लास जो होगी, ठीक है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी केंद्रक के बारे में। ठीक है, जहाँ पे जीन क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, ये सब पॉइंट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं,
कवर करने वाले हैं। ओके है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक को, लेकिन याद रखना ये जो कोशिका है इसमें भी बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ना है। तो जितनी भी सारी चीजें हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। और इसके जो थोड़े एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी हम अच्छे तरीके से, सारे हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इसके थोड़े इंपॉर्टेंट